जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की ये सिलेक्शन वाली 10वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 9 क्लास करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा करके उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी का जो 5 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको साथियों इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्लास को हम आखिर क्यों देखें। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन तो देखेंगे और साथ में साथियों उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसलिए साथियों उनको भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए साथियों आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर साथियों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और तो साथियों वहाँ पर जो है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों, ये क्लास जो है आपको डेली शाम को 4 बजे मिलने वाली है। और दोस्तों, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी तो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, दोस्तों उसके लिए जो है क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों का किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम के लिए पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, दोस्तों जो 24 डिग्री अक्षांश भोपाल के सबसे करीब से गुजरता है, जो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों जो भोपाल है लगभग 23.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.41 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर ये भी जान लीजिएगा, दो जो कर्क रेखा दोस्तों है ये 23.5 डिग्री पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है और उत्तरी अक्षांश सबसे उत्तरी बिंदु को चिन्हित करता है, जहां जून संक्रामित के दौरान दोस्तों सूर्य सीधे सिर के ऊपर दिखाई दे सकता है, ठीक है। दोस्तों, ये जो रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये कौन कौन से राज्य हैं इसको पहली बात तो दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। दोस्तों, ये जो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोस्तों 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, भोपाल का जो महत्व है ये देख लेते हैं। दोस्तों, जो भोपाल है ये झीलों का शहर है, पहले बात तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसकी दोस्तों कई प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों के कारण है, ठीक है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक महत्व है ये जो है इसे दोस्तों केंद्रीय स्थान के कारण ये जो है इसको भारत का हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है, यह राज्य सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता से संबद्ध रहे। और दोस्तों यहाँ जो है कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 तक भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया था, जिससे दोस्तों दोनों देशों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने में मदद मिली है। दोस्तों, ये जो है 90% जो है दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। जो मुक्त व्यापार समझौता है इसको दोस्तों एफटीए बोलते हैं। ये दोस्तों दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है जिसमें टैरिफ और कोटा जैसे व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना शामिल है। इसका दोस्तों जो उद्देश्य है ये सदस्य देशों के बीच माल और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना दोस्तों इसका उद्देश्य है, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं भारत की जो व्यापार नीतियां हैं। ये दोस्तों भारत सक्रिय रूप से अपने वैश्विक व्यापार पद चिन्ह को बढ़ाने के और विदेशी जो निवेश को आकर्षित करने के दोस्तों एफटीए का अनुसरण करता है। दोस्तों, जो प्रमुख है एफटीए में आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के साथ समझौते शामिल हैं, ठीक है। दोस्तों, जो बात करते हैं एफटीए का आर्थिक प्रभाव क्या है, दोस्तों जो एफटीए है एफटीए से निर्यात में वृद्धि होती है, रोजगार सृजन और कम टैरिफ के कारण उपभोक्ताओं के लिए कम लागत हो सकती है, ठीक है। वे दोस्तों घरेलू उद्योगों में नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देते हैं। ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र का
कौन सा संयोजन सही है? दोस्तों इसमें से जो है झामुमो बरहैट दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झामुमो बरहैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों देखते हैं यहाँ पर कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन है। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो हेमंत सोरेन दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों और झारखंड के विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, वे दोस्तों बरहैट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो झारखंड के साहेबगंज जिले में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जिसमें भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं, राज्य विधानसभा चुनाव में ये विजयी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, जो हेमंत सोरेन है ये 2019 से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और दोस्तों 2024 के चुनाव के बाद भी दोस्तों उनका नेतृत्व जारी है। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो की। दोस्तों ये जो है शिबू सोरेन द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो झामुमो है ये झारखंड में आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास की वकालत करने वाला एक प्रमुख राजनीतिक दल है। दोस्तों इसने जो है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधायन के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों जाना जाता है? तो ये दोस्तों राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। दोस्तों इन्होंने जो है सती प्रथा के उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाई तथा अपने व्यापक सुधारवादी एजेंडे के अनुरूप दोस्तों महिलाओं के अधिकारों के सुधार के लिए दोस्तों इन्होंने काम किया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसने सामाजिक और आर्थिक सुधारों का समर्थन किया और समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहित किया। दोस्तों उनके प्रयासों ने जो तर्कवाद, समानता और सार्वभौमिक मानवाधिकारों को बढ़ावा देकर के आधुनिक भारतीय समाज की नींव भी रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह ये क्या होता है? दोस्तों वे विवाह विभिन्न जातियों या धर्मों के व्यक्तियों के बीच एक मिलन है जो पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ब्रह्म समाज की। तो राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों 1828 में स्थापित एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ये दोस्तों इसमें जो है एकेश्वरवाद, तर्कपूर्ण विचार और जाति भेदभाव को दोस्तों इसमें अस्वीकार करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बात करते हैं दोस्तों सती प्रथा की। तो ये दोस्तों एक ऐतिहासिक प्रथा है जिसमें एक विधवा को अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर जला दिया जाता था और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1829 में विधायन के माध्यम से दोस्तों इसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर बात करें विरासत की तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और प्रगतिशील आदर्शों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दोस्तों आधुनिक भारत का जनक इनको माना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसको जाना जाता है तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है? दोस्तों जो वेदांत कॉलेज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो राजा राम मोहन राय हैं इनको भारतीय पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए 1825 में कलकत्ता में दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उनका जो उद्देश्य है वेदांत दर्शन की शिक्षाओं को वैज्ञानिक और तर्कसंगत शिक्षा के साथ एकीकृत करना था। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं इनको उनके प्रगतिशील सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के लिए दोस्तों आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये दोस्तों हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी शैक्षिक पहल भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार की नींव रखने में सहायक रही है। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों, बात करते हैं पत्रकारिता योगदान। दोस्तों इनका जो पत्रकारिता में योगदान क्या रहा है, तो दोस्तों उन्होंने जो है प्रेस की स्वतंत्रता सहित सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की वकालत करने के लिए संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संवाद कौमुदी है दोस्तों, इसको किसने प्रकाशित किया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एट्टू के संग्रह से दोस्तों पुराना नूर और परिरुपट्टू का मुख्य फोकस क्या है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वीरता और राजाओं और उनके कार्यों की प्रशंसा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। दोस्तों जो पुराना नूर और पटिरुपट्टू संगम साहित्य के एट्टुटुकई संग्रह का हिस्सा हैं, जो मुख्य रूप से जीवन के बाहरी पहलुओं पर केंद्रित हैं। दोस्तों इन संकलनों का जो प्राथमिक विषय वीरता है, जिसमें दोस्तों तमिल राजाओं, सरदारों और योद्धाओं के वीरता और कार्यों की प्रशंसा पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। दोस्तों ये जो है पुराना नूर विशेष रूप से प्राचीन तमिल समाज में राजनीतिक परिदृश्य, लड़ाइयों और दोस्तों राजत्व के आदर्शों का एक स्पष्ट विवरण प्रदान करता है। ठीक है। दोस्तों बात करें जो पटिरुपट्टू है दोस्तों, इसका जो है ये दोस्तों जो है 10 कविताओं की एक श्रृंखला है, जो विशेष रूप से चेरा राजाओं, तमिलकाम के प्रमुख राजवंशों में दोस्तों ये जो है एक के गुणों और कारनामों का दोस्तों ये गुणगान करती है। ठीक है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। जो संगम साहित्य दोस्तों है, इसमें दोस्तों क्या कहा गया है। जो संगम साहित्य दोस्तों है, ये प्राचीन तमिल ग्रंथों का एक समूह है, जो 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच ये रचा गया था, जिसे दोस्तों 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अहम जो कि दोस्तों प्रेम और व्यक्तिगत जीवन, और दोस्तों पुरम जो कि दोस्तों सार्वजनिक जीवन और वीरता और युद्ध। ये दोस्तों इसके लिए इसको जो है विभाजित किया गया है 2 श्रेणियों में। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जो एट्टुटकई है दोस्तों, ये जो है जिसका अर्थ है 8 संकलन। संगम साहित्य के दोस्तों 2 प्रमुख संग्रहों में से एक है, जिसमें से पुराना नूर और पटिरुपट्टू दोस्तों और जो अन्य इसमें कार्य शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया है इसमें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। दोस्तों इसमें जो है 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है, ये जो है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए दोस्तों ये जिम्मेदार 63 देशों का मूल्यांकन करता है। और दोस्तों जो CCPI यानी कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों है, ये प्रतिवर्ष जर्मन वॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा दोस्तों ये प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। यह दोस्तों 4 श्रेणियों के आधार पर देशों का आकलन करता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और दोस्तों जलवायु नीति। ठीक है। दोस्तों सूचकांक का उद्देश्य क्या है, तो दुनिया के प्रमुख उत्सर्जकों के बीच जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रयासों और अंतरालों को दोस्तों ये उजागर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में समय बेरोजगारी दोस्तों दर क्या थी। दोस्तों इसमें जो है 5.4%। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो श्रम ब्यूरो द्वारा जो किए गए 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण दोस्तों 2016-17 में भारत में समग्र बेरोजगारी दर 5.4% बताई गई थी। दोस्तों इसमें से जो है पुरुषों की जो तुलना, पुरुष दोस्तों 4.0% की तुलना में दोस्तों जो महिलाएं थी, ये 8.7% में उच्च बेरोजगारी दर पर ये प्रकाश डाला गया था। ठीक है। दोस्तों बात करें जो ग्रामीण बेरोजगारी है, ये 5.1% थी, जबकि जो शहरी बेरोजगारी दोस्तों है ये थोड़ा अधिक थी, 5.8% थी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए दोस्तों ये जारी कर सकता है। ये दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, तो इसके अंतर्गत जो रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और दोस्तों उत्प्रेषण ये शामिल हैं, जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि जो संविधान दोस्तों है, अनुच्छेद 32 को किसने जो है संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, जिससे दोस्तों नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा में इसके महत्व पर बल दिया गया। केवल सर्वोच्च न्यायालय ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, जबकि दोस्तों जो उच्च न्यायालय है यह व्यापक उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों वैधानिक अधिकार भी शामिल हैं। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों है ये किसके तहत जो है रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगर दोस्तों उच्च न्यायालय की बात की जाए तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 32 को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में दोस्तों न्यायपालिका की भूमिका का आधार माना जाता है। दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो मौलिक अधिकार दोस्तों हैं ये क्या होते हैं, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत गारंटीकृत और इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात किसमें की गई है, तो भाग 3 में दोस्तों इसकी बात की गई है। ठीक है दोस्तों, रिट के प्रकार क्या क्या हैं, जो दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसमें गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए दोस्तों ये किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जो परमादेश है ये किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को उसका कानून कर्तव्य निभाने के लिए दोस्तों ये बाध्य करने के लिए है। और जो निषेधाज्ञा है ये दोस्तों निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए है। वहीं पर दोस्तों जो अधिकार परीक्षा है ये किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता को चुनौती देने के लिए है। ठीक है दोस्तों, बात करें जो उत्प्रेषण है ये समीक्षा के लिए दोस्तों निचली अदालतों से उच्च न्यायालयों में मान्यता स्थानांतरित करने के लिए है। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 प्रकार के जो रिट होते हैं इनको हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो ये जो है संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं। और दोस्तों ये जो है सरकार के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए गैर न्यायिक दिशा निर्देश है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें न्यायिक समीक्षा की तो अनुच्छेद 13 के तहत दोस्तों न्यायपालिका को उन कानूनों को अमान्य करने का अधिकार है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिससे दोस्तों उनकी जो सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों वहीं पर बात करें अनुच्छेद 226 की, तो इसमें दोस्तों उच्च न्यायालयों को न केवल मौलिक अधिकारों बल्कि वैधानिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की अनुमति देता है दोस्तों, जिससे जो है इसका दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्र तट नहीं है। दोस्तों ये जो है आंध्र प्रदेश में जो है समुद्र तट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक भू आबद्ध राज्य है और इसका दोस्तों कोई समुद्र तट नहीं है। यह दोस्तों जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से घिरा हुआ है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी ये साझा करता है। दोस्तों बात करें भारत का जो समुद्र तट है, ये भारत का लगभग दोस्तों 7,517 किलोमीटर का विशाल समुद्र तट है। ठीक है, जिसमें से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है ये जैसे दोस्तों राज्य तटीय पहुंच रखते हैं। और दोस्तों अगर बात करें भू आबद्ध राज्य की, तो इनमें दोस्तों राजस्थान के अलावा भारत के जो अन्य भू आबद्ध राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दोस्तों अन्य जो समुद्र तक सीधी पहुंच से वंचित दोस्तों हैं ये दोस्तों इससे संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करें थार के मरुस्थल की। दोस्तों जो थार का मरुस्थल है ये जो है राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करने वाला थार मरुस्थल दुनिया का दोस्तों 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, जो 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो थार का मरुस्थल दोस्तों है दुनिया में जो है सबसे बड़ा किस नंबर पर है, दोस्तों ये 17वें नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य होता है। ये दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है सभी स्लाइड्स में सुसंगत स्वरूपण, फॉन्ट और लेआउट लागू करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है
दोस्तों जो स्लाइड मास्टर शब्दावली है इसको देख लेते हैं। मास्टर स्लाइड क्या होती है दोस्तों? तो जो मुख्य स्लाइड जो सभी संबंध स्लाइड के लिए डिजाइन और लेआउट को नियंत्रित करती है। वहीं पर दोस्तों जो लेआउट है ये मास्टर स्लाइड द्वारा नियंत्रित विशिष्ट स्लाइड डिजाइन जिसमें टेक्स्ट और छवियों के लिए प्लेस होल्डर शामिल है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी शब्दावलियां हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिससे दोस्तों सोने के ऋण बाजार में इसकी उपस्थिति मजबूत हुई है? तो ये दोस्तों 115 दोस्तों शाखाएं खोलने का जो है अनुमोदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय है? इनमें दोस्तों जो NH4Cl है दोस्तों, ये जो है विलयन जल अपघटन के कारण दोस्तों थोड़ा अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि जो NH4Cl दोस्तों है इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यह दोस्तों एक दुर्बल क्षार है यानी NH3 और दोस्तों एक प्रबल अम्ल HCl का लवण है, जिससे दोस्तों इसका जो जलीय विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय हो जाता है। दोस्तों जल में जो है NH4Cl, NH4+ और Cl- आयनों में विभाजित हो जाता है और दोस्तों NH4+ आयन जल अपघटन से गुजर कर दोस्तों NH3 और H+ आयन बनाता है, जिससे दोस्तों यह अम्लता इसकी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जो Cl- है ये आयन जल अपघटन नहीं करता है क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल यानी HCl का दोस्तों संयुग्मित क्षार है और विलयन में दोस्तों ये निष्क्रिय रहता है। दोस्तों यहाँ पर जो है Na2CO3 और CH3COO दोस्तों ये क्या है? ये क्षारीय हैं दोस्तों, जबकि जो है NH4Cl3COO इसके जो अम्लीय और क्षारीय घटकों के दोस्तों संतुलन के कारण दोस्तों ये उदासीन है। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य तक विस्तृत हैं? ये दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है ये किस राज्य से किस राज्य तक विस्तृत है? तो ये दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक ये विस्तृत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो पूर्व तटीय मैदान है इसके बारे में, तो मैदानों को दो उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उड़ीसा में दोस्तों उत्कल मैदान और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोस्तों इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो मैदान है ये गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई प्रमुख नदियों द्वारा दोस्तों इसको चिन्हित है और जो इस क्षेत्र में उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की जो उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र गहन कृषि विशेषकर चावल, नारियल और गन्ना जैसी दोस्तों फसलों को ये बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ यहाँ प्रमुख डेल्टा दिए हुए हैं। यह क्षेत्र दोस्तों दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेल्टाओं का घर है, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है और दोस्तों गोदावरी कृष्णा डेल्टा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की जलवायु की तो दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदानों में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, जिसमें दोस्तों उच्च आर्द्रता और पर्याप्त वर्षा होती है, जिसमें दोस्तों विशेष रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के मौसम के दौरान दोस्तों इसमें वर्षा होती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ जो पत्तन और जो बंदरगाह हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तटीय मैदानों के साथ दोस्तों स्थित हैं, जो व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व भच्छी जगबंधु ने किस वर्ष किया था? दोस्तों इन्होंने जो है 1817 में जो है पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो 1817 का जो पाइका विद्रोह है ये बच्छी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ था, जो उड़ीसा के खुर्दा साम्राज्य के सैन्य प्रमुख थे। दोस्तों यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि राजस्व नीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, जिससे पाइकाओं और समाज के अन्य वर्गों में दोस्तों ये व्यापक असंतोष फैल गया था। ठीक है, यह दोस्तों जो विद्रोह था ये खुर्दा में शुरू हुआ और तेजी से उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में फैल गया, जिसमें दोस्तों किसानों, जमींदारों और आदिवासी समूहों का एक व्यापक गठबंधन शामिल था और दोस्तों जो ब्रिटिश ने शोषण कर लगाए और पारंपरिक भूमि अधिकारों को दोस्तों बाधित किया,
और कई जो जमींदारों की वंशानुगत संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिससे दोस्तों ये विद्रोह को बल मिला। दोस्तों हम बात करें उड़ीसा के जो पारंपरिक मिलिशिया पाइका मुख्य रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासनिक सुधारों के कारण दोस्तों खुर्दा साम्राज्य में उनकी भूमिका हंसी ये पर आ गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों अगर बात करें पाइका कौन थे, ठीक है दोस्तों, जो पाइका है ये कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, जो पाइका है ये पाइका उड़ीसा के पारंपरिक भूमि स्वामी मलेशिया थे दोस्तों, जिन्होंने भूमि अनुदान के बदले में खुर्दा साम्राज्य के राजाओं को सैन्य सेवा प्रदान की थी। दोस्तों उनके वंशानुगत भूमि अधिकारों को जागीर के रूप में जाना जाता था, जिसे ब्रिटिश ने समाप्त कर दिए और जिससे दोस्तों वे गरीबी में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर बात करें जो ब्रिटिश राजस्व नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा, दोस्तों बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत ने पारंपरिक कृषि व्यवस्था को बाधित किया। दोस्तों ब्रिटिश ने भूमि जब्त कर ली और उन्हें नए जमींदारों को नीलाम कर दिया, जिससे कि पाइका और स्थानीय जमींदार दोस्तों ये अलग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर बात करें जो विद्रोह की प्रमुख घटनाएं क्या थी, तो दोस्तों यह जो विद्रोह था ये मार्च 1817 में शुरू हुआ था, जिसमें दोस्तों पाइकाओं ने ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया और सरकारी भवनों को जला दिया था। दोस्तों सितंबर 1817 तक इसे दबा दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने बेहतर सैन्य तकनीकी और प्रशासनिक उपायों का उपयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करें जो पाइका विद्रोह की विरासत, दोस्तों जो पाइका विद्रोह को अक्सर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा कि 2017 में भारत सरकार ने विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई है और इसके दोस्तों ऐतिहासिक महत्व को मान्यता दी है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। दोस्तों इसमें जो है विंडोज 10 दोस्तों ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जो विंडोज 10 है, आधिकारिक तौर पर 29 जुलाई 2015 को ये जारी किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए जो विंडोज 10 दोस्तों है ये आधिकारिक रूप से कब जारी किया गया था, तो 29 जुलाई 2015 को, और तब से दोस्तों यह जो है एक विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक बन गया है। विंडोज 10 ने दोस्तों प्रारंभ में मेनू, कॉर्टना यानी सहायक और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज जैसी सुविधाएं पेश की हैं, जो दोस्तों एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। विभिन्न दोस्तों यहाँ पर होगा विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का ये समर्थन करता है और दोस्तों हार्डवेयर उपकरणों के लिए ससंगतता प्रदान करता है, जिससे दोस्तों यह पेशेवर और व्यक्तिगत उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, लोकप्रिय डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में दोस्तों विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स दोस्तों इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, ये दोस्तों जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यह दोस्तों आमतौर पर टेक्स्ट दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है गूगल क्रोम, ये दोस्तों गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, ना कि दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका दोस्तों उपयोग जो है वेबसाइट तक पहुंचने और इंटरनेट ब्राउज करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है एडोब फोटोशॉप, दोस्तों जो एडोब फोटोशॉप है ये एडोब सिस्टम द्वारा विकसित एक ग्राफिक डिजाइन और फोटो संपादन सॉफ्टवेयर है, ना कि दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों इसका जो उपयोग है ये छवियों को संपादित करने और डिजिटल कलाकृति बनाने जैसे कि कार्यों के लिए दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करें विंडोज 11 की, तो ये दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण विंडोज 11 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो विंडोज जो 11 दोस्तों है ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2021 को। दोस्तों इसने जो है विंडोज 10 अनुप्रयोगों के साथ संगतता बनाए रखते हुए एक पुनः डिजाइन किया गया उपयोगकर्ता इंटरफेस और उन्नत उत्पादकता उपकरण पेश किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है
कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू में कितने शहरों को शामिल किया गया था। दोस्तों इसमें जो है 100 शहर शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये भारत सरकार द्वारा 25 जून जो है 2015 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, शुरू में जो है मिशन के हिस्से के रूप में 100 शहरों को चयन किया गया। दोस्तों इस मिशन का उद्देश्य था सतत और समावेशी विकास के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय सीमित नगरपालिका कार्यों जैसे कि सड़क प्रकाश और जल निकासी वाले छोटे कस्बों का प्रबंधन करता है। तो इसमें दोस्तों नगर क्षेत्र समिति दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नगर निगम की। ठीक है दोस्तों, जो नगर निगम है ये एक नगर निगम एक शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय है जो एक विशिष्ट सीमा से अधिक जनसंख्या जैसे कि 1 लाख या अधिक वाले बड़े शहरों के शासन के लिए दोस्तों ये जिम्मेदार है। ठीक है, यह दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और शहर नियोजन जैसे विविध कार्यों को ये संभालता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विशेष प्रयोजन एजेंसियां जो हैं इनके बारे में। तो ये दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, परिवहन या आवास जैसे विशिष्ट कार्यों का प्रबंधन करने के लिए दोस्तों ये बनाए गए स्वायत्त निकाय हैं। दोस्तों वे जो है नगरपालिका सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पोर्ट ट्रस्ट की तो ये दोस्तों जो है एक विशेष निकाय है जो बंदरगाहों और उनकी जो संबंधित सुविधाओं के प्रबंधन और रखरखाव के लिए दोस्तों ये जिम्मेदार हैं। दोस्तों ये जो है एक मुख्य रूप से शहरी शासन के बजाय व्यापार और समुद्री संचालन पर ये दोस्तों केंद्रित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन की, ये दोस्तों जो शहरी स्थानीय जो स्वशासन दोस्तों हैं उन संस्थानों को संदर्भित करता है जो शहरों और कस्बों का शासन करते हैं, आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रावधान को दोस्तों सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों इसमें जो है नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर क्षेत्र समितियां और अधिसूचित क्षेत्र प्रदेश में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर जो बने सोपान या पिरामिड नुमा ढांचे को क्या कहा जाता है या क्या नाम है। दोस्तों इसका जो नाम है विमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं विमान की। जो विमान क्या है, यह विशेषता दोस्तों द्रविड़ मंदिर वास्तुकला एक विशिष्ट पहलू है जो आमतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मंदिरों में दोस्तों ये देखा जाता है। दोस्तों जो विमान है ये न केवल एक स्थापत्य विशेषता के रूप में कार्य करता है बल्कि पवित्र मेरू पर्वत के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में भी दोस्तों ये कार्य करता है, जिसे हिंदू ब्राह्मण विज्ञान में ब्राह्मण का केंद्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है विमानों के दोस्तों प्रसिद्ध उदाहरण क्या हैं। तंजौर में दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है और मदुरई में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जैसे मंदिरों में दोस्तों ये देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग इसका जो है नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है ये। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं अधिष्ठान की। तो जो ये अधिष्ठान है, ये अधिष्ठान वह आधार या मंच है जिस पर मंदिर की संरचना बनाई जाती है। यह दोस्तों स्थिरता प्रदान करता है और इसमें जो है अक्सर सजावटी ढलाई होती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात करें जगती की, जो जगती दोस्तों है ये मंदिर के चारों ओर एक उठा हुआ मंच को संदर्भित करता है जो अक्सर भक्तों द्वारा दोस्तों ये परिक्रमा के लिए दोस्तों ये उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर देखते हैं जो मंडप दोस्तों है। मंडप क्या है, तो एक मंडप जो है एक मंदिर में एक स्तंभ वाला दोस्तों हाल या मंडप है जिसका उपयोग दोस्तों सामुदायिक उद्देश्यों, अनुष्ठानों और समारोहों के लिए दोस्तों ये किया जाता है। ठीक है, यह दोस्तों अक्सर जो है गर्भगृह के सामने स्थित होता है। ये पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला दोस्तों जो है ये दोस्तों जो है द्रविड़ स्थापत्य शैली में बनाए गए हैं, जो ऊंचे गोपुरम, प्रवेश द्वार, टावर, विमानों और दोस्तों जड़ित नक्काशी की विशेषताएं हैं। दोस्तों मंदिर के लेआउट में अक्सर गर्भगृह जो है विमान, मंडप और प्रकार संलग्न दीवारें दोस्तों और जैसे प्रमुख घटक इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दोस्तों अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना है। ये दोस्तों कितना वर्तमान व्यय है
तो 0.64%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों जो लकड़ी जलना है ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं। दोस्तों बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, तो एक प्रक्रिया जहां एक या अधिक पदार्थ अलग रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ में दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के दोस्तों जैसे जलना हो गया, जंग लगना और किण्वन शामिल है इसमें। दोस्तों इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन है वह परिवर्तन है जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भौतिक परिवर्तन है ये किसी पदार्थ की अवस्था, आकार या आकार में परिवर्तन, इसकी रासायनिक संरचना को बदले बिना, जैसे कि उदाहरणों दोस्तों जैसे बर्फ का पिघलना। दोस्तों जो बर्फ जब पिघल जाती है तो इसको वापस बर्फ जो है बना सकते हैं। दोस्तों पानी का उबलना और दोस्तों जो कागज काटना, इसमें दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों जो भौतिक परिवर्तन है इसको जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे दोस्तों परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है दहन। दोस्तों जो दहन है ये ईंधन जैसे लकड़ी और ऑक्सीकरण दोस्तों जैसे ऑक्सीजन के बीच एक उच्च तापमापी वाली ऊष्माक्षेपी दोस्तों अभिक्रिया जो ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे दोस्तों उत्पाद उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें अनुक्रमणिकता की, दोस्तों ये जो है रासायनिक परिवर्तन अक्सर अनुक्रमणीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि मूल पदार्थों को बहाल नहीं किया जा सकता, और यह भौतिक परिवर्तनों से एक महत्वपूर्ण अंतर है जो आमतौर पर दोस्तों उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जो रासायनिक परिवर्तन के संकेतक की, दोस्तों इसके संकेतक में जो है रंग परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण और दोस्तों गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन और प्रकाश या ध्वनि का उत्पन्न इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू का दोस्तों ये भाग नहीं है। इसमें दोस्तों जो ग्राफिक कार्ड है ये जो है सीपीयू का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सीपीयू की, इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई दोस्तों, जिसे अक्सर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये आप लोग दोस्तों पॉइंट नोट करिएगा। सीपीयू दोस्तों सभी प्रसंस्करण कार्य करता है और प्रोग्रामों से निर्देशों को दोस्तों निष्पादित करता है। वहीं पर दोस्तों जो ग्राफिक कार्ड है जिसे जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, यह दोस्तों छवियों और वीडियो को प्रस्तुत करने के लिए अनुकूलित है। यह गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और 3D मॉडलिंग जैसे कार्यों के लिए दोस्तों ये आवश्यक है, लेकिन सीपीयू से दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से संचालित है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें रजिस्टर की, तो ये जो है दोस्तों सीपीयू के अंदर स्थित उच्च गति वाले भंडारण इकाइयों में से एक है दोस्तों। और दोस्तों उदाहरणों में दोस्तों जैसे कि संचायक, निर्देश रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर ये इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें नियंत्रण इकाई ये क्या है, तो दोस्तों सीयू जो है दोस्तों प्रोग्रामों से निर्देशों की व्याख्या करती है और सीपीयू और अन्य घटकों जैसे कि मेमोरी और आईओ उपकरणों के दोस्तों संचालन को ये निर्देशित करती है। ठीक है, और दोस्तों बात करें अंकगणितीय तर्क इकाई यानी दोस्तों जो एएलयू है, ये दोस्तों सीपीयू के भीतर गणितीय गणनाएं, जोड़ घटाव, गुणा भाग, तार्किक संचालन, ए&डी और नॉट ये दोस्तों ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों ये जो है के संजय मूर्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये क्या होते हैं। तो भारत का जो नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक दोस्तों होता है इसको कैग बोलते हैं, और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित जो है एक प्राधिकरण है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो कैग है ये भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा परीक्षा करता है, जिसमें दोस्तों सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों के भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कैग की जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रस्तुत की जाती है, जो फिर उन्हें संबंधित विधानमंडलों में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों जो सरकार के वित्तीय प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पद को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
दोस्तों इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम क्षमता का विस्तार करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में भारत के डेयरी क्रांति में योगदान के सम्मान में कौन सा दिन मनाया गया था। दोस्तों ये जो दिन था ये राष्ट्रीय दूध दिवस दोस्तों ये मनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में जो है 26 नवंबर को हर साल डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है दोस्तों, इसे जो है पहली बार 2014 में मनाया गया था और जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने में डॉक्टर कुरियन के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाने की जो पहल भारतीय डेयरी संघ आईडीए ने राज्य स्तरीय दूध संघों के साथ दोस्तों मिलकर की है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है डॉक्टर कुरियन अमूल ब्रांड और ऑपरेशन फ्लड की सफलता के भी वास्तुकार थे, जिसने दोस्तों भारत के डेयरी उद्योग की क्रांति ला दी थी। ठीक है दोस्तों, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। दोस्तों भारत के दूध वाले के रूप में जाते थे और वे जो है दोस्तों भारत की श्वेत क्रांति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उन्हें दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित कई सम्मान इनको दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें ऑपरेशन फ्लड की, तो ये जो है दोस्तों 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा यह शुरू किया गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था और दोस्तों इसने जो है भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया था। दोस्तों अगर बात करें श्वेत क्रांति की, तो डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में दोस्तों ये चलाया गया आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था दूध उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण आय में सुधार करना और आयात पर निर्भरता को कम करना दोस्तों इसका उद्देश्य था। दोस्तों अगर बात करें अमूल सहकारी समिति की, तो ये दोस्तों गुजरात की सहकारी समिति अमूल ने श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दुनिया भर में दोस्तों डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक मॉडल बन गई। ठीक है दोस्तों, भारत का जो डेयरी उद्योग था ये भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों लाखों लोगों को ये रोजगार जो है प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2025 में लैटिन अमेरिका का कौन सा देश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकालने वाला पहला देश बन गया है। ये दोस्तों पनामा देश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो बेल्ट एंड रोड पहल है ये क्या होती है, तो BRI एक वैश्विक विकास रणनीति है जिसकी दोस्तों शुरुआत चीन ने 140 से अधिक देशों में सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में दोस्तों निवेश करने के लिए की है और इसका जो उद्देश्य दोस्तों है ये व्यापार मार्गों में सुधार करना और एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दोस्तों जो लैटिन अमेरिका है में आर्थिक एकीकरण दोस्तों ये बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर बात करें पनामा की जो भू राजनीतिक स्थिति है दोस्तों, जो पनामा नहर के कारण पनामा की एक रणनीतिक स्थिति है जो दोस्तों अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है दोस्तों, इसके भू राजनीतिक निर्णयों का वैश्विक व्यापार और सुरक्षा गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता है। ये दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय विवादों में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो ये दोस्तों इनके बीच जो मुख्य अंतर है ये दोस्तों है संघीय विवाद क्या दोस्तों, संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि जो रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्तित है। तो ये दोस्तों क्षेत्राधिकार के बीच इसमें अंतर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो संघीय विवाद क्षेत्राधिकार है यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनन्य है और भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 131 के तहत इसका जो अर्थ है दोस्तों यह है कि उच्च न्यायालयों सहित
कोई भी अन्य जो न्यायालय है ऐसे विवादों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। वहीं पर दोस्तों जो रिट अधिकार क्षेत्र हैं, ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र समवर्ती, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों और उच्च न्यायालय दोनों दोस्तों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दोस्तों रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अंतर है क्या है, तो मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों संघीय विवादों को केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है, जबकि रिट अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच साझा किया जाता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों संघीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या खुद राज्यों के बीच के मामले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, रिट अधिकार क्षेत्र मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है और इसे याचिकाओं के माध्यम से दोस्तों व्यक्तियों या समूहों द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, अगर बात करें अनुच्छेद 131 की, ये दोस्तों पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 131 है ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र है। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच दोस्तों विवादों से निपटता है ये, और संघीय दोस्तों विवादों को हल जो है करने के लिए एक प्रत्यक्ष और अनन्य तंत्र सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद जो 32 है ये एससी का रिट अधिकार क्षेत्र है। ये दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के दोस्तों एक रिट के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों ये जाने का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, जो रिट होते हैं, रिट कितने प्रकार के होते हैं, तो रिट दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और दोस्तों अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 32 दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 दोस्तों ये उच्च न्यायालय, दोनों के तहत ये उपलब्ध 5 रिट हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें समवर्ती क्षेत्राधिकार की, तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोस्तों मौलिक अधिकारों और अन्य उद्देश्यों दोनों के लिए दोस्तों रिट जारी कर सकते हैं, जिससे उनका जो क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पौधे की जड़ में कौन सी संरचनात्मक कार्यात्मक समस्या गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगी लेकिन जल अवशोषण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगी। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हवाई अंगों पर बाधित रंध्र तंत्र। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों जो रंध्र हैं, रंध्र पत्तियों और तनों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से गैस विनिमय और जल हानि को नियंत्रित करते हैं। वे दोस्तों रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। और जड़ रोम की बात करें दोस्तों अगर, तो जो जड़ों में एपिडर्मल कोशिकाओं के विस्तार जो मिट्टी से जल और पोषण तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के दोस्तों जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एपिब्लेमा है ये जो है जड़ कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत है जो जल अवशोषण में सहायता करती है और कभी कभी दोस्तों कुशल अवशोषण के लिए दोस्तों जड़ रोम बनाती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें एंडोडर्मिस में सबेरिन दोस्तों, ये दोस्तों जो है एंडोडर्मल कोशिकाओं के कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के मौजूद एक जलरोधी पदार्थ जो जड़ों के संवहनी तंत्र में दोस्तों जल और पोषक तत्वों के प्रवाह को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट है बात करें प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की। ये प्रक्रिया दोस्तों जो गैस विनिमय यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों CO2 और श्वसन के लिए दोस्तों O2 ठीक है पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से दोस्तों पौधों के हवाई भागों में दोस्तों रंध्रों द्वारा ये सुगम होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जब कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में विकल्पों के माध्यम से दोस्तों नेविगेट किया जाता है तो टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है। दोस्तों इसका जो प्राथमिक कार्य होता है ये फोकस को अगले उपलब्ध विकल्प या नियंत्रण में ले जाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं दिशा को उलटने और फोकस को पिछले विकल्प या नियंत्रित में ले जाने के लिए दोस्तों शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट अभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अधीनस्थ अदालत मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों से दोस्तों संबंधित विवादों का निपटारा करती है। दोस्तों इसमें जो है जो दीवानी न्यायालय है ये दोस्तों इनका जो है विवादों का निपटारा करती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो दीवानी न्यायालय हैं, ये मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व, संविदात्मक समझौतों और अन्य दीवानी मामलों से ये संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, वे भूमि संपत्ति के विभाजन, विरासत और अनुबंधों के उल्लंघन पर दोस्तों विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं। दोस्तों, जो दीवानी न्यायालय दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दोस्तों ये कार्य करते हैं, जो भारत में उनके कामकाज को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जो दीवानी न्यायालयों में पदानुक्रम में विवादों के जो मूल्य और प्रकृति के आधार पर दोस्तों जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और लघु कारण न्यायालय शामिल है इसमें। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जो राजस्व न्यायालय होते हैं, ये न्यायालय मुख्य रूप से भूमि राजस्व, काश्तकारी विवादों और कृषि भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं। दोस्तों, वे विभिन्न राज्य विशिष्ट राजस्व कानूनों के अंतर्गत कार्य करते हैं और संपत्ति के स्वामित्व विवादों से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब तक कि वे राजस्व मामलों से संबंधित ना हो। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है फौजदारी जो न्यायालय दोस्तों है, ये जो है दोस्तों फौजदारी न्यायालय के राज्य के खिलाफ अपराधों जैसे चोरी, हमला, हत्या और दोस्तों जो अन्य अपराधों से निपटते हैं और जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दोस्तों दंडनीय है। दोस्तों, वे संपत्ति विवादों या संविदात्मक असहमति जैसे दीवानी मामलों का निपटारा ये नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पारिवारिक न्यायालय, तो ये दोस्तों ये न्यायालय विवाह, तालाक, बच्चे की हिरासत और भरण पोषण से संबंधित दोस्तों ये मामले को जो है निपटारे में विशेषता रखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर जो एक पॉइंट और दिया है, वे जो पारिवारिक न्यायालय दोस्तों ये अधिनियम 1984 द्वारा शासित होते हैं और संपत्ति या अनुबंध से संबंधित विवादों का ये समाधान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें लघु वाद न्यायालय की, ये दोस्तों न्यायालय जो है नाबालिग दीवानी विवादों जैसे कि अवैतनिक बिल, किराया या छोटे अनुबंध उल्लंघन से निपटते हैं, जिसमें दोस्तों आमतौर पर कम मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। नियमित दीवानी दोस्तों न्यायालय की तुलना में उनका अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? दोस्तों ये जो है बांग्लादेश ने जो है ये इसकी जो अध्यक्षता है ये ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन निकाय है जो 2003 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं, जिनके सहयोगात्मक प्रयासों का दोस्तों उद्देश्य आजीविका और समुद्री जैव विविधता में सुधार करना है। दोस्तों, बांग्लादेश क्षेत्रीय समुद्री संरक्षण और मत्स्य पालन प्रबंधन पहलों में दोस्तों सक्रिय रूप से शामिल रहा, जिससे यह BOBPIGO का एक महत्वपूर्ण जो है सदस्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं तो जो BOBPIGO के उद्देश्य क्या हैं? दोस्तों, इसके उद्देश्य जो है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थायी मत्स्य पालन, विकास और जिम्मेदारी मछली पकड़ने के तरीकों को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, सदस्य देशों के बीच क्षमता निर्माण, अनुसंधान और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित भी ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर बात करें बंगाल की खाड़ी की, दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी है ये हिंद महासागर का उत्पूर्वी भाग है, जो भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका से ये घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह समुद्री जैव विविधता, मत्स्य पालन और वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत ये किया गया था? दोस्तों ये जो है 1994 की नीति के तहत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि साबरमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो ये दोस्तों अरावली पहाड़ियां राजस्थान से दोस्तों इसका जो उद्गम होता है साबरमती नदी का। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो साबरमती नदी है दोस्तों इसका उद्गम दोस्तों ये राजस्थान, कहाँ पर? तो इसका जो उद्गम दोस्तों है राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों से होता है। ठीक है, यह दोस्तों राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर बहती है और अंत में दोस्तों ये अरब सागर में मिल जाती है। नदी की कुछ लंबाई लगभग दोस्तों 371 किलोमीटर है, जिसमें से 48 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान में और 323 किलोमीटर दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अधिकांश भाग कहाँ पर है? तो गुजरात में दोस्तों इसका अधिकांश भाग है।
ठीक है दोस्तों, जो साबरमती नदी है ये भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है और यह क्षेत्र की सिंचाई और जल आपूर्ति में दोस्तों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे दोस्तों दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी दोस्तों हैं, तो एक दोस्तों है सेड़ी नदी और दूसरी दोस्तों है बाकल नदी। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जो अरावली पहाड़ियां हैं इनके बारे में, दोस्तों ये जो पहाड़ियां हैं दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रेणी में से एक हैं, जो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में दोस्तों ये फैली हुई हैं। दोस्तों वे अपनी अनूठी भूविज्ञान के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं और खनिज संसाधनों से ये समृद्ध हैं। दोस्तों जो पहाड़ियाँ जो हैं ये पहाड़ियाँ आसपास के क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों ये निभाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें साबरमती नदी बेसिन की, तो ये जो है दोस्तों लगभग 21,674 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो इससे दोस्तों पश्चिमी भारत में एक महत्वपूर्ण जल की निकासी प्रणाली बनाता है। दोस्तों बेसिन कृषि और उद्योगों का समर्थन करता है, विशेष रूप से गुजरात में, जहां अहमदाबाद जैसे दोस्तों शहर नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसका महत्व तो क्या है, तो अहमदाबाद में दोस्तों साबरमती जो नदी है, रिवर फ्रंट विकास परियोजना ने दोस्तों नदी को शहरी नदी तट विकास का एक मॉडल बना दिया है। दोस्तों ये जो नदी है ये सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से ये जुड़ी हुई है। ठीक है नेक्स्ट साथियों है भारत में जो पश्चिम की ओर बहने जो नदियां हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भारत में जो है पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं, तो दोस्तों इनमें से कौन सी हैं, तो साबरमती उन कुछ पश्चिम की ओर बहने दोस्तों नदियों में से एक है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अन्य जो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा, तापी और दोस्तों माही नदियां दोस्तों ये जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर राजनीति में भुक्ति शब्द किसके लिए दोस्तों ये प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो भुक्ति शब्द है ये प्रांत के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं जो गुप्तोत्तर काल में भुक्ति शब्द एक प्रशासनिक विभाग या प्रांत को संदर्भित करता है। दोस्तों भुक्तियों का शासन उपरिक नामक जो अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों जिन्हें जो है राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसको, उपरिक को। दोस्तों प्रत्येक भुक्ति में कई विषय या जिले शामिल थे जो छोटी प्रशासनिक इकाइयां थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों जो विषयों का प्रबंधन विषयपति नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था, जो भुक्ति के उपरिकों को रिपोर्ट करते थे। ठीक है नेक्स्ट साथियों है बात करें दोस्तों यहाँ पर उपरिक के बारे में, तो जो उपरिक दोस्तों होता है भुक्ति का प्रमुख या राजा द्वारा नियुक्त, जिसके पास जो है प्रांत पर प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार था। दोस्तों बात करें जो विषय है, विषय भुक्ति का एक उपविभाग जिसे जिले के समतुल्य या विषय पतियों द्वारा दोस्तों ये प्रबंधित है ये। और दोस्तों जो गुप्तोत्तर राजनीति है इस काल में अधिक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की ओर बदलाव देखा गया है, जिसमें प्रांतों ने दोस्तों शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, जो विकेंद्रीकरण है ये गुप्तोत्तर प्रशासन की विशेषता केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के बीच सत्ता का विभाजन थी। ठीक है नेक्स्ट साथियों है कि जो गुप्त प्रशासन है ये गुप्त काल ने भुक्ति और विषय जैसी प्रशासनिक इकाइयों को नींव रखी, जो गुप्तोत्तर राजनीति में दोस्तों ये जारी रही हैं। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत चंद्र की सतह तापी भौतिका प्रयोग CHASTE 2025 का जो प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों है ये क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है ये चंद्रमा के रेगोलिथ के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापना, इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो चंद्र रेगोलिथ है ये क्या है, तो यह दोस्तों ढीली असंगठित सामग्री को संदर्भित करता है जो चंद्रमा की सतह पर दोस्तों ठोस बेडरॉक को कवर करता है। इसमें धूल, मिट्टी और टूटे हुए दोस्तों जो चट्टाने हैं इनके टुकड़े इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव अन्वेषण की। तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव बहुत रुचि का है, क्योंकि दोस्तों इसके गड्ढे स्थायी रूप से छायादार हैं और संभावित रूप से दोस्तों जल, बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थों को ये संरक्षित करते हैं। ठीक है नेक्स्ट साथियों है तापीय गुण। दोस्तों जो तापीय गुण है ये चंद्र रेगोलिथ की तापीय चालकता और ऊष्मा क्षमता को समझना भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए दोस्तों ये उपकरण और आवासों को डिजाइन करने के दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है वहीं पर दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की।
तो ये जो है भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसे इसरो द्वारा दोस्तों ये विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि तख्त ए बाही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। ये दोस्तों जो शिलालेख है ये गोंडो फार्नेस का ये जो है उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो तख्त ए बाही है ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तख्त ए बाही एक बौद्ध मठ परिसर है, जिसकी शुरुआत पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और दोस्तों यह जो है पाकिस्तान के खैबर पाख्तूनख्वा के मर्दान जिले में स्थित है। दोस्तों यह जो परिसर है ये महत्वपूर्ण ग्रीकों बौद्ध वास्तुशिल्प प्रभावों को दर्शाता है। और ये दोस्तों बात करें अगर इंडो पार्थियन साम्राज्य की, तो ग्रीकों और बैक्ट्रियन और दोस्तों इंडो ग्रीक शासकों के पतन के बाद गोंडो फार्नेस ने इंडो पार्थियन साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों यह साम्राज्य जो है पार्थियन साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में कार्य करता है। अगर दोस्तों जो पार्थियन साम्राज्य है इसके बारे में बात करें, तो दोस्तों जो पार्थियन साम्राज्य है जिसे आर्सासीड साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, यह दोस्तों प्राचीन ईरान और आसपास के क्षेत्रों में 247 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये आश्रित में आया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए जो है तत्वों के किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। दोस्तों इसमें दोस्तों अनुच्छेद 43 खा को जोड़ा गया है। ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो यह अनुच्छेद 19(1) का में दोस्तों सहकारी समितियों शब्द जोड़ता है, जिससे सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। दोस्तों अगर बात करें संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 43 खा है ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका पर बल देता है। ठीक है। वहीं पर दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर जो 97वां संविधान संशोधन हुआ है ये दोस्तों कब हुआ था, तो 15 फरवरी 2012 को दोस्तों ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। दोस्तों संशोधन ने आर्थिक विकास में उनके महत्व को पहचानते हुए संविधान में सहकारी समितियां जोड़ी। दोस्तों इसने जो है राज्य के कानून के तहत सहकारी समितियों के संरक्षण और विनियमन के लिए दोस्तों ये प्रावधान किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व दोस्तों हैं ये जो है भाग 4 में निहित हैं और ये जो है न्याय संगत नहीं है, लेकिन दोस्तों नीति निर्माण में दोस्तों ये सरकार के लिए दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य दोस्तों है ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिससे कि सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2022 के लिंग असमानता सूचकांक में 193 देशों में दोस्तों भारत का जो स्थान क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका स्थान जो है 108 था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।